Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will start the topic ionization enthalpy. Ionization enthalpy. First we have to understand the term that what is ionization and what is enthalpy. So enthalpy is related to the heat amount released or absorbed. Okay, and ionization means, already we had discussed about ionization. Ionization means we will remove an electron or we will add electron in a neutral atom, so it will form ion, and this process is called ionization. Okay, but here we will discuss about ionization enthalpy. So ionization enthalpy is related to the formation of cation. Okay, so sodium to sodium ion formation means there is removal of one electron from sodium to सोडियम आयन। ओके, यानी सोडियम से सोडियम आयन बनने में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। इन मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, एंड एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। सो द एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated gaseous atom, यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है जो किसी और चीज़ से अटैच ना हो, आइसोलेटेड हो। गैसियस एटम है, गैसियस फॉर्म में जब होते हैं तो वो सबसे दूर दूर होते हैं, ये आपको पता है, और दूर दूर होने की वजह से कोई और उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो उसकी प्रॉपर्टी किसी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती। इस वजह से आइसोलेटेड गैसेस एटम टर्म यूज़ किया जाता है। ओके, so the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy, and the heat amount released in that process is called ionization enthalpy, यानी वो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है या रिलीज हो सकती है। ओके, तो उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। सो फ्रॉम सोडियम टू सोडियम आयन बनाने में आपको पता है कि सोडियम में 281 कॉन्फ़िगरेशन है और सोडियम आयन में 28 हो जाता है। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ये 28 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है इसमें, यानी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सो 281 से 28 होना क्या है, इजी है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी मिलने की वजह से ये ज़्यादा आसानी से प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराने के लिए हमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आप बनाने के लिए वो प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस उतना ईजी होता है। ओके, और अगर आप किसी स्टेबल चीज़ को अनस्टेबल फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बहुत सारा हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अभी जनरली हम बात कर रहे हैं अभी पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो यहाँ हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कराने में ये स्टेबल हो जाता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से रिलीज़ हो जाएगा, यानी बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ओके, मैग्नीशियम में भी 282 होता है, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा के हम फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, 28 हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स लाइक नोबल गैस, यानी कि नोबल गैस यानी जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से उनमें स्टेबिलिटी आ रही है। सेम इन एल्युमिनियम ऑल्सो, एल्युमिनियम में आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और उन तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है क्योंकि स्टेबल एल्युमिनियम 3+ आयन बनता है। ओके, अब यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, यानी कि यूनिट मतलब किलो जूल पर मोल होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको बुक से लिखना है। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट एंड 2-3 एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है, इनमें कितनी हीट रिलीज हो रही है, यानी उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच। ओके, डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, एच इज़ फॉर एंथैल्पी, याद रखिएगा। हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ पर हम बोलते हैं डेल्टा एच का मतलब हीट। ओके, एंथैल्पी। अब स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग, ठीक है, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, तो सेम चीज़ होती है।
तो स्क्रीनिंग वर्ड यूज़ करें या शील्डिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग या शील्डिंग का मतलब है कि अगर आप एक क्लास में हैं, ओके, और जो फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं टीचर के, ठीक है। टीचर को समझ लीजिए कि वो ब्लैक बोर्ड के पास है या वाइट बोर्ड के पास है, तो वो न्यूक्लियस की तरह है। और उसके फर्स्ट बेंच पे जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके सबसे क्लोज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अटेंशन उन स्टूडेंट्स को मिलती है, फर्स्ट बेंचर्स को, टीचर की। ऐसा एज्यूम किया जाता है, बट टीचर्स आर ऑल्सो स्मार्ट। आपको पता है कि वो बैक बेंचर्स पे भी नज़र रखते हैं, ठीक है। बट बैक बेंचर्स से उनकी नज़र कब हटती है? जब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो। फर्स्ट बेंचर्स जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो टीचर्स उनसे इंटरेक्ट करने लगते हैं, तब बैक बेंचर्स को मौका मिल जाता है, तभी वो इधर उधर इंटरेक्ट करते हैं या बातें करने लगते हैं। तो इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इनर शेल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मैंने बैक बेंचर्स का दिया कि जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, उनकी अटेंशन क्या हो जाती है, उनकी तरफ कम हो जाती है, और वो आसानी से बाहर जा सकते हैं। तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा उन पर होता है, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ज़्यादा अटेंशन या अट्रैक्शन नहीं होता। जिससे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होना होता है, तो वो कहाँ से होते हैं? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ओके। तो इस इफ़ेक्ट को हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। शील्ड करना मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ को रोकना, यानी कि शील्ड करना मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम छिपा लेते हैं या किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक शील्डिंग इफ़ेक्ट है। और स्क्रीनिंग का मतलब भी यही होता है कि स्क्रीनिंग में पहले कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इस वजह से ये टर्म यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आएगा। तो आपको ये डेफिनेशंस, ठीक है, एग्जाम्पल्स खुद लिखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन with example and delta H values for 2-3 examples, and what are screening or shielding effect. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कभी भी कोई टर्म पूछा जाता है, जैसे यही एक टर्म है, तो आप सिर्फ वन वर्ड में उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओके। विद एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इन डिटेल्स, फिर आप एग्जाम्पल दे के भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मिलेंगी, और हमेशा कोशिश किया करिए कि आप अपने सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई होती हैं उसको ही एग्जाम्पल दें, ओके, उसी का एग्जाम्पल लेकर उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, ओके। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब आपको बुक में ये सर्च करके लिखना है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिर्फ आप कॉपी कर लें, ऐसा सही नहीं है। इसलिए आपको अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें सर्च करनी है, ओके। पढ़ने के बाद, ये वीडियो आपको अटेंड करने के बाद समझना है, और समझ कर फिर आपको बुक से स्टडी करके लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, okay. So we will discuss another topic in next lecture, okay. So for today it's okay, thank you.